तो आज जो हेडिंग लिखी है पंपिंग स्कीम ऑब्लिक मेटास्टेबल स्टेट्स और ब्रैकेट में लिखा है नीड ऑफ 3 and 4 लेवल पंपिंग स्कीम्स फॉर लेजर प्रोसेस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर एक क्वेश्चन आता ही है। और आगे जो हम लेजर की वर्किंग पढ़ेंगे उसकी जो वर्किंग हम एक्सप्लेन करेंगे। आज यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बेसिस पे ही हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज उसकी वर्किंग आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। पंपिंग स्कीम या मेटास्टेबल स्टेट समझने के पहले जस्ट हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा, फॉर एग्जांपल ये दो एनर्जी लेवल है आपका, एक E1 दूसरा E2। ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। इनिशियली एटम्स आपका कहाँ पर होते हैं? लोअर एनर्जी स्टेट में। जैसे हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कहाँ चले जाते हैं? आपके हायर में। अब ये हायर में जाने के बाद या तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू नीचे आते हैं या फिर किसके थ्रू आते हैं? स्टिमुलेटेड के थ्रू। ये तो पता ही है सभी को। अब ये जो इंसिडेंट फोटॉन है कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? हम इंसिडेंट करा रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट फोटॉन है लोअर एनर्जी एटम पर भी इंसिडेंट हो रहे और हायर एनर्जी एटम पर भी इंसिडेंट हो रहे। यदि ये लोअर से इंटरेक्ट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होगा और हायर से इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। ये तो पता ही है सभी को। मीन्स पैरेलली ये पॉसिबिलिटी है कि सेम टाइम पे कुछ एटम्स आपके लोअर से हायर में जाएंगे और सेम टाइम पे कुछ एटम्स आपके कहाँ आएंगे? हायर से लोअर में आएंगे। मीन्स यदि मैं बात करूँ कि E1 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है? N1 है। और E2 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? N2 है। तो ये की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका N1 इक्वल्स टू क्या हो जाए? आपका N2 हो जाए, क्योंकि ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। एक ही टाइम पे आपके लोअर एनर्जी एटम्स हायर में जा रहे और हायर एनर्जी एटम्स कहाँ आ रहे? आपके लोअर में। दैट इज ये हो सकता है क्योंकि साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रही है और कंटिन्यूसली इंसिडेंट फोटॉन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि N1 इक्वल्स टू क्या हो जाए? आपका N2 हो जाए। मीन्स यदि N1 इक्वल्स टू N2 की बात करें हम कि पॉपुलेशन इन्वर्सन की कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्सन की कंडीशन क्या होती है? N2 ग्रेटर देन N1। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका N1 इक्वल्स टू N2। दैट इज इस कंडीशन में पॉपुलेशन इन्वर्सन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही है। इसलिए बाद में आइंस्टाइन ने ये कंक्लूड किया और ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी लेजर को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए ये देखा गया कि यदि दो लेवल या E1 और E2 ही आपको पता है तो उसके बेसिस पे इजीली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेजर को एक्सप्लेन करने के लिए इन दो लेवल के अलावा या तो 3 लेवल या 4 लेवल पंपिंग स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लेजर प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जस्ट आपसे कोई पूछे कि 3 लेवल और 4 लेवल पंपिंग स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि 2 लेवल स्कीम के बेसिस पे लेजर प्रोसेस को हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसका रीज़न यही है। मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, किसी को यदि कन्फ्यूज़न हो तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि दो एनर्जी लेवल अभी तक आपको पता है, एक होता है आपका E1, एक होता है E2। इतना तो पता ही है सभी को। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि E1 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है आपके कितने हैं? N1 है। E2 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? N2 है। इनिशियली एटम्स कहाँ पर होते हैं? आपके लोअर एनर्जी स्टेट में।
जैसे हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कहाँ चले जाते हैं आपके हायर एनर्जी एटम्स। ये जो फोटॉन्स है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है आपके इंसिडेंट हो रहे हैं। मीन्स इस फोटॉन की पॉसिबिलिटी है कि ये हायर एनर्जी एटम से भी इंटरेक्ट हो, और इस फोटॉन की पॉसिबिलिटी है किससे इंटरेक्ट हो आपका लोअर एनर्जी एटम से। मीन्स सेम टाइम पर कुछ एटम्स आपके लोअर से हायर में जाएंगे और कुछ एटम्स आपके हायर से कहाँ आएंगे, लोअर में आएंगे। दैट इज कि N1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है आपका N2 हो सकता है। हम इस कंडीशन को देखें तो ये पॉपुलेशन इन्वर्सन की कंडीशन दैट इज N2 ग्रेटर देन N1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। और आपको पता है कि जब तक पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट नहीं होता है लेजर इजीली प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसलिए आइंस्टाइन ने ये बताया कि किसी लेजर की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए अकेला 2 लेवल काफ़ी नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए या तो 3 लेवल या आपको क्या पता होना चाहिए 4 लेवल स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो आगे जो हम पढ़ेंगे कि 3 लेवल स्कीम क्या होता है और 4 लेवल स्कीम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझना आप। पूछा भी जाता है कि 3 लेवल और 4 लेवल स्कीम में क्या अंतर है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लेजर 3 को फॉलो करे और सारे के सारे लेजर किसको फॉलो करे, 4 को फॉलो करे। वो डिपेंड करता है मटेरियल पर या मीडियम पर कि वो 3 लेवल को फॉलो करेगा या 4 लेवल को। 3 लेवल और 4 लेवल की अपनी मेरिट्स डिमेरिट्स है जो आगे हम पढ़ेंगे। तो हमें जैसे बाद में पता चले कि जैसे मैं बात करूं पल्स मोड और कंटिन्यूस मोड की। पल्स मतलब ब्रेक्स होके सिग्नल्स आना, और कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में सिग्नल्स आना। तो ये जो दोनों पंपिंग स्कीम है उसमें एक पंपिंग ऐसी होती है जिसमें आपको पल्स में मिलता है, और एक पंपिंग स्कीम ऐसी होती है जिसमें आपको कंटिन्यूस फॉर्म में लाइट मिलता है। तो हम ये भी रीजन ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा रीजन है। जैसे मान लो 3 लेवल में आपको मैंने बता दिया कि पल्स में मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा रीजन है कि इसमें पल्स में मिलने का कारण क्या है, और 4 लेवल में कंटिन्यूस क्यों मिलता है। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें 3 लेवल और 4 लेवल पंपिंग स्कीम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यही कॉन्सेप्ट है मेन N1 इक्वल्स टू N2 वाला। ध्यान से समझना, मैं इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो हम सबसे पहले आते हैं 3 लेवल पे। ये 3 लेवल का डायग्राम है, ध्यान से समझना। यदि 3 लेवल आ गया तो 4 लेवल बहुत इजी है, और दोनों को कंपेयर करना भी बहुत इजी है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कि मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है, नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन क्या होता है, एक्सेट्रा, है ना। तो ध्यान से पहले तो आप इसकी मतलब लेवल, जैसे 3 लेवल मैंने लिखा तो ऐसी स्कीम जिसमें एनर्जी लेवल कितने होंगे आपके 3 होंगे, और यदि मैंने 4 लेवल लिखा तो एनर्जी लेवल कितने होंगे आपके 4 होंगे। तो यहाँ पे मैं 3 लेवल की बात कर रहा हूँ, तो कितने लेवल होंगे आपके 3 लेवल, यहाँ लिखे भी है, ध्यान से पढ़ना। ये आपका E1, ये आपका E2 और ये आपका E3, या इसके साथ कभी कभी लिखा रहता है E3 डैश, और यहाँ पे बन जाती है डॉटेड लाइन, ठीक है। ये 3 और ये 3 डैश। E1 को कहते हैं हम ग्राउंड स्टेट, E3 और E3 डैश को कहते हैं एक्साइटेड अनस्टेबल स्टेट, और E2 को कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। इस E2 को हम क्यों मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो एटम्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, आपके लोअर एनर्जी स्टेट। जैसे हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो एकदम एक्साइट होते हैं, वो या तो E3 में जाते हैं या फिर E3 डैश में जाते हैं। ये डैश का क्या मतलब है कि जैसे 2 या 2 से अधिक एटम है तो जरूरी नहीं कि सबके लेवल एक ही हो। ये जो डैश लाइन है या डैश लेवल है वो ये बताता है कि मोर देन 1 टाइप के एटम यदि किसी मटेरियल में है तो उस एटम का लाइफ टाइम क्या होगा, आपका वेरी होगा, और वो एग्जैक्ट 3 में न जाकर किस में जाएगा, 3 डैश में जाएगा। तो E3 और E3 डैश अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट होती है, और यहाँ पे कोई भी एटम ज़्यादा समय के लिए स्टेबल नहीं होता है, और वो रेपिडली एकदम से
अपने से नीचे वाले लेवल में आके कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और उस स्टेट को हमने नाम दिया क्या, E2, है ना। अभी मेटा स्टेबल स्टेट नाम नहीं दिया, E2 नाम दिया। मतलब बोलना ही चाह रहा हूँ कि जैसे E1 से E3 या E3 डेज में जाएगा तो एटम के नीचे आने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो E3 से E2 में आएगा या E3 से E1 में आएगा। लेकिन पहली पॉसिबिलिटी होती है कि वो कहाँ आए, E2 में आए, और फिर कहाँ था आपका, E1 में आता है। तो ये देखते हैं दोनों के केस में कि एक साइडेड अनस्टेबल स्टेट होती है और एक कंपेरेटिवली स्टेबल स्टेट होती है। मतलब E2 लेवल पे लाइफ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, E3 लेवल पे लाइफ टाइम कम होता है। अब मुझे लेजर बीम प्रोड्यूस करना है, तो लेजर बीम प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा एमिशन होना चाहिए आपका, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब मैं जस्ट आपसे कोई पूछूं कि एक एटम आपका E2 पे है और दूसरा एटम आपका E3 पे है, तो कंपेरेटिवली ईजी वे कहाँ पर होगा जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर E2 होगा। क्यों, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है कि हम जब तक फोटॉन इंसिडेंट करते हैं तब तक एटम हायर एनर्जी स्टेट में क्या रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। और स्टेबल तभी रहेगा जब उसका कंपेरेटिवली लाइफ टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि E3 का लाइफ टाइम बहुत कम है, E2 का लाइफ टाइम कंपेरेटिवली ज़्यादा है, इसलिए स्टिमुलेटेड एमिशन आपका जो इजीली पॉसिबल है वो कहाँ पर होगा, E2 लेवल पे। और इसलिए E2 लेवल को हमने नाम दिया मेटा स्टेबल स्टेट। इसके डेफिनेशन में प्रॉपर बता रहा हूँ कि वह हायर एनर्जी स्टेट, क्योंकि E2 भी हायर है और कौन सी है आपकी, E3 भी हायर है। वह हायर एनर्जी स्टेट जिसका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा होता है और इतना सफिशिएंट होता है कि हम कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर हायर एनर्जी स्टेट को हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट मतलब कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाना क्या कहलाता है आपका, मेटा स्टेबल स्टेट। यहाँ पे एक चीज लिखा है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, इसका भी मतलब बताते हैं आपको। ट्रांजिशन मतलब एनर्जी लेवल चेंज होना, या तो लोअर से हायर जाएगा या हायर से लोअर जाएगा। यदि वो हायर से लोअर जाएगा तो अपने पास की एक्सेस एनर्जी को रिलीज करेगा, और यदि लोअर से हायर जाएगा तो अपने पास एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो E3 से E2 में आपका जो हायर एनर्जी एटम है रेपिडली, मतलब एकदम से नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हुए कहाँ पर आता है, E2 में आता है। दैट इज नेग्लिजिबल मतलब वो काउंटेबल नहीं होती है उसका रेडिएशन, इसलिए इस टाइप के ट्रांजिशन को हम कहते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। कोई आपसे पूछे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या है, तो उसका आंसर रहेगा कि जब कोई हायर एनर्जी एटम अपने पास की एक्सेस एनर्जी को रैपिडली नियरेस्ट लेवल में नेग्लिजिबल अमाउंट को रिलीज करते हुए ट्रांसफर होता है, तो उस टाइप का जो ट्रांजिशन है वो कहलाता है आपका नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। और जैसे ही मेटा स्टेबल स्टेट पे आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू आपका एटम ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है, और ग्राउंड स्टेट पे फिर से हम एनर्जी देंगे तो फिर से वो E3 में जाएगा, E3 डेज में जाएगा, फिर से E2 में आएगा, फिर से ग्राउंड में आएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या होती जाएगी आपकी, चलती जाएगी। तो इस प्रकार ये आपकी 3 लेवल पंपिंग स्कीम की मेथड है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चनायर करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि फोर्थ बहुत इजी है और तभी समझ में आएगी जब आपको 3 लेवल समझ में आएगी। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि नीड ऑफ 3 and 4 लेवल स्कीम्स फॉर लेजर प्रोसेस, कि हमें 3 लेवल और 4 लेवल स्कीम की जरूरत क्यों है, किसके लिए, लेजर प्रोसेस के लिए। अभी तक हमें पता है सिर्फ 2 लेवल की बात करते हैं, एक हम करते हैं E1 की, दूसरी करते हैं हम किसकी, E2 की। E1 में हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स N1, E2 में मान लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, N2।
इनिशियली मोस्ट ऑफ एटम्स कहाँ पर होते हैं? लोअर एनर्जी स्टेट में। जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कहाँ चले जाते हैं? आपके हायर एनर्जी स्टेट में, क्योंकि फोटॉन को हम कंटिन्यूसली इंसिडेंट करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जो इंसिडेंट फोटॉन्स है लोअर एटम से भी इंटरेक्ट होंगे और हायर एटम से भी इंटरेक्ट होंगे। दैट इज कि सेम टाइम पे कुछ एटम्स आपके लोअर से हायर में जाएंगे, सेम टाइम पे कुछ एटम्स आपके लोअर से हायर में आएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या होती जाएगी? आपकी चलती जाएगी, और आपको एक कंडीशन मिलेगी N1 इक्वल्स टू N2, जो कि पॉपुलेशन इन्वर्सन की कंडीशन, दैट इज N2 ग्रेटर देन N1 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसी को आगे एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने ये बताया कि टू लेवल पंपिंग स्कीम सफिशिएंट नहीं है किसी भी लेजर की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। उसको एक्सप्लेन करने के लिए या तो 3 लेवल या 4 लेवल पंपिंग की स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 लेवल स्कीम की। तो 3 लेवल स्कीम में आपके 3 लेवल होते हैं। एक होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना कोई भी, है ना, अटेंडेंस का, और मुझे व्हाट्सअप कर देना। ब्रिजेन याद से, है ना, और इधर सीताराम। ब्रिजेन पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना जितने भी स्टूडेंट है। E1 है आपका ग्राउंड स्टेट, E2 है मेटा स्टेबल स्टेट, E3 है आपका एक्साइटेड स्टेट। इनिशियली एटम आपका लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो E3 या E3 डेज में जाता है। यहाँ पर बहुत समय के लिए स्टेबल नहीं होता है, इसलिए रैपिडली नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन के थ्रू कहाँ पर आ जाता है? E2 लेवल में। E2 लेवल में इतना सफिशिएंट स्टेबिलिटी होती है कि कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं हम? स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस करने के बाद आपका एटम आता है लोअर एनर्जी स्टेट में, फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते जाती है, और इस प्रकार ये 3 लेवल पंपिंग स्कीम फॉलो होती है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 लेवल स्कीम की। तो 4 लेवल स्कीम में आपके कितने लेवल होंगे? 4 लेवल होंगे। इसमें एक होता है आपका ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड अनस्टेबल स्टेट, एक होता है मेटा स्टेबल स्टेट E2 लेवल। नहीं, ये होगा आपका E1, मैं डायग्राम भेज दूंगा। ये हो गया आपका E2, ये हो गया आपका E3, और ये हो गया आपका E4, है ना। और यहाँ पे साथ में क्या रहेगा आपका? E4 डैश, ठीक है। तो जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपका एटम या तो E4 या E4 डैश में जाता है, फिर से नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन होता है, और कहाँ पे आता है आपका? E3 में। E3 लेवल पर इतना सफिशिएंट स्टेबिलिटी होती है कि कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं हम? स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो किसी मटेरियल में या किसी एटम में 10 यूनिट की एनर्जी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैंने बाहर से या आउटसाइड से कितने यूनिट का फोटॉन इंसिडेंट किया? 9 यूनिट का फॉर एग्जांपल, है। तो ये जो 10 यूनिट है उसमें से एडिशनल फोटॉन कितने यूनिट का रिलीज होगा आपका? ओनली 9 यूनिट का। इसमें एक यूनिट अभी भी क्या होगा आपका? बचा रहेगा, इसलिए वो एकदम से कहाँ पे नहीं आता? आपका ग्राउंड स्टेट में नहीं आता है, और ग्राउंड स्टेट से अपर लेवल में कुछ समय के लिए फिर से स्टेबल हो जाता है E2 लेवल में। मतलब एक यूनिट उसमें एनर्जी बची हुई है, लेकिन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि फिर से हम क्या कर सकते हैं? लेजर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली वो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हुए फिर से कहा जाता है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। कब? जब आउटसाइड से कोई फोटॉन इंटरेक्ट नहीं कर रहे तब। लेकिन जैसे हम आउटसाइड से कोई फोटॉन इंटरेक्ट कंटिन्यूसली करते हैं, तो ये जो E2 लेवल वाला एनर्जी एटम है वो E1 में न जाकर सीधा कहा जाता है E4 में जाता है, या E4 डैश में जाता है। ये बेसिक डिफरेंस समझना आप E3 मतलब 3 लेवल पंपिंग स्कीम और 4 लेवल पंपिंग स्कीम में, क्योंकि इस बेसिस पे कुछ क्लू मिलेगा आपको जब मैं आपसे डिफरेंस पूछूंगा या क्वेश्चन पूछूंगा। तो ध्यान से समझना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं 4 लेवल पंपिंग स्कीम को। 4 लेवल पंपिंग स्कीम में 4 लेवल मान लो आप। पहले एक मान लो E1, दूसरा कंसिडर करते हैं हम कितना? E2, तीसरा कंसिडर करते हैं हम क्या? E3। बेटा ड्राइंग मैं कर रहा हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना चाह रहा है।
जब आपको करने की ज़रूरत रहेगी तब मैं आपको बहुत चांस दूंगा, अभी क्या दूंगा बता दूंगा। ये E4 डेज, ठीक है। इनिशियली आपका जो एटम्स होता है लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या तो E4 में जाता है या फिर कहा जाता है E4 डेज में जाता है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए रैपिडली अपने से निचले लेवल में वो आता है, कहाँ पर, E3 में। E3 में इतना सफिशेंट एनर्जी और लाइफ टाइम होता है जिससे कि कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, स्टिमुलेटेड एमिशन, और इसको हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। लेकिन कुछ एटम्स में कंपैरेटिवली एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इनकमिंग फोटॉन्स के, तो इसलिए उसमें से पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज नहीं होती है और वो इसलिए ग्राउंड स्टेट में नहीं आता है, और ग्राउंड स्टेट से अपर लेवल में फिर से कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, आपका स्टेबल हो जाता है। अब ये एटम जो स्टेबल हो रहा है E2 लेवल में, यदि आप आउटसाइड से कोई इंटरेक्शन नहीं कराओगे तो कहा जाएगा ग्राउंड स्टेट, और आउटसाइड से इंटरेक्शन कराओगे तो ग्राउंड में न जाकर फिर से कहा जाएगा आपका E4 और E4 डेज में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू क्या होती जाएगी, आपकी चलती जाएगी। इस प्रकार ये जो 3 लेवल पंपिंग स्कीम है और 4 लेवल पंपिंग स्कीम है, इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद 3 लेवल पंपिंग स्कीम में आपका जो एटम है वो डायरेक्ट जाता है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन 4 लेवल पंपिंग स्कीम में डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में न जाकर ग्राउंड स्टेट से अपर लेवल में फिर से कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। उस स्टेट में यदि कोई आउटसाइड से फोटॉन उस पर इंसिडेंट करता है तो डायरेक्ट वो फिर से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और इंसिडेंट नहीं करता है तो उसके बाद जो भी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी बची हुई है उसको रिलीज करते हुए कहाँ पे आ जाता है, आपका ग्राउंड स्टेट में। ये जो E2 लेवल है, मतलब ग्राउंड स्टेट से अपर लेवल, उसको कभी कभी, क्योंकि मैं उसमें भेजूंगा, कहते हैं लोअर मेटा स्टेबल स्टेट, लोअर मेटा स्टेबल स्टेट। लोअर वर्ड इसलिए लगाया है, मतलब एक्साइटेड स्टेट से यहाँ पे लाइफ टाइम तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन एनर्जी उतनी नहीं होती है कि हम फिर से क्या कर सके, स्टिमुलेटेड एमिशन को प्रोड्यूस कर सके। इसलिए मेटा स्टेबल स्टेट में न कहकर इसको हम क्या कहते हैं, लोअर मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपका 3 लेवल और 4 लेवल पंपिंग स्कीम है, ये पूछा जाता है और पता होना चाहिए आपको। मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूँगा अब, अच्छा डिफरेंस भी बता दे रहा हूँ मैं, फिर पूछूंगा आपसे 3 लेवल और 4 लेवल पंपिंग स्कीम में क्या क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि इसमें 3 लेवल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 4 लेवल होते हैं, पहला अंतर। दूसरा, इसमें एक बार नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन होता है, इसमें 2 बार नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन होता है। तीसरा, इसमें जो एक मेटा स्टेबल स्टेट मिलती है और इसमें आपको 2 मेटा स्टेबल स्टेट मिलती है। चौथा और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस कि जो लेजर 3 लेवल पंपिंग स्कीम को फॉलो करते हैं उनका रिजल्टेंट लाइट आपको हमेशा पल्स फॉर्म में मिलता है, और ऐसे लेजर जो 4 लेवल पंपिंग स्कीम को फॉलो करते हैं उनका रिजल्टेंट लाइट हमेशा कैसा मिलता है, कंटिन्यूस फॉर्म में मिलता है। इसका रीज़न भी मैं बता दे रहा हूँ, पहले समझ लो डिफरेंस। 3 लेवल पंपिंग स्कीम में 3 लेवल होते हैं, 4 लेवल पंपिंग स्कीम में कितने लेवल होते हैं, 4 लेवल होते हैं। पहला अंतर। 3 लेवल पंपिंग स्कीम में एक बार नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन होता है, 4 लेवल में 2 बार होता है। इसके बाद आपका 3 लेवल पंपिंग स्कीम में एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है, इसमें 2 मेटा स्टेबल स्टेट होती है। चौथा और इम्पॉर्टेंट कि ऐसे लेजर जो 3 लेवल को फॉलो करते हैं उनका रिजल्टेंट लाइट आपका पल्स में मिलता है, और ऐसे लेजर जो 4 लेवल स्कीम को फॉलो करते हैं उनका रिजल्टेंट लाइट कंटिन्यूअस में मिलता है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस और उसमें क्यों मिलता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझना क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अब जैसे मैं बात करूँ, ये है आपका E1, ध्यान से समझना।
10 मिनट बचे हैं मीटिंग में। E1 और ये आपका E1, ठीक है। ये मान लो 3 लेवल स्कीम का है और ये किस लेवल का है आपका 4 लेवल का। इसके बाद मैं बात करूँ, ये इसका है E2, ठीक है। अब स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद 3 लेवल पंपिंग स्कीम में आपका एटम कहाँ पर रहता है, ग्राउंड स्टेट में, और 4 लेवल पंपिंग स्कीम में कहाँ रहता है आपका, ग्राउंड से अपर लेवल में। अब मुझे क्या करना है, 3 लेवल वाले पंपिंग स्कीम वाले जो एटम है उसको भी नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कराना है, और 4 लेवल पंपिंग स्कीम वाले एटम को भी नेक्स्ट राउंड में क्या कराना है, मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो मैं इंसिडेंट फोटान 3 लेवल पर वाले पे भी इंसिडेंट करूंगा, और किस पर इंसिडेंट करूंगा, 4 लेवल वाले पर भी। तो जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा या टाइम जो लेगा वो कौन सा लेगा, ग्राउंड से एक्साइट करना इजी रहेगा या जो ऑलरेडी ग्राउंड से अपर लेवल में अवेलेबल है उसको एक्साइट करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं E2 लेवल की जो कि ग्राउंड से अपर लेवल में, इसको एक्साइट करना ज़्यादा इजी रहेगा और इसमें टाइम गैप नहीं बनेगा। इसलिए इसका जो रिजल्टेंट लाइट है हमेशा आपको कंटिन्यूस में मिलता है, और इसका रिजल्टेंट लाइट हमेशा कैसा मिलता है आपको, पल्स में मिलता है। तो ये बेसिक रीज़न है। कोई आपसे पूछे कि क्या कारण है कि 3 लेवल स्कीम वाला लाइट आपको पल्स में मिलता है और 4 लेवल वाला आपको किस में मिलता है, कंटिन्यूस में मिलता है। इसके जस्ट बाद टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ेंगे अपन, क्योंकि मीटिंग खत्म हो जाएगी फिर बता नहीं पाऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ लेजर जैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, तो कैटेगराइज करने के लिए आपको क्राइटेरिया है, या तो एक्टिव मीडियम के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, या रिजल्टेंट पावर के बेसिस पे, या एफिशिएंसी बेसिस पे, या उनके एप्लीकेशन फील्ड के बेसिस पे। जैसे एप्लीकेशन फील्ड मतलब कि जैसे जो मान लो ऐसे लेजर जो मेडिकल फील्ड में यूज़ होते तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया, जो इंडस्ट्री में यूज़ करते उसको एक कैटेगरी में रख दिया, जिसको किसी रिसर्च लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया। जैसे एफिशिएंसी लिखा है कि किसी की 60% होगी, किसी की 80% होगी, किसी की 90% होगी, तो उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, लेजर को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे रिजल्टेंट पावर किसी का वाट में होता है, किसी का किलो वाट में होता है, किसी का मेगावाट में होता है, तो इस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्टिव मीडियम कि यदि मैं सॉलिड स्टेट मीडियम यूज़ कर रहा है तो सॉलिड स्टेट लेजर होंगे, यदि मैं लिक्विड यूज़ कर रहा तो लिक्विड होंगे, गैस यूज़ कर रहा तो गैस होंगे। तो हमारे जो सिलेबस में लेजर्स है वो किस बेसिस पे, आपके एक्टिव मीडियम के बेसिस पे। और एक्टिव मीडियम के बेसिस पे जो लेजर होते हैं वो 4 है। पहला है आपका सॉलिड स्टेट लेजर, और उसके ब्रैकेट में लिखा है मैंने रूबी लेजर और ND-YG लेजर। ऐसे लेजर जिसमें एक्टिव मीडियम कौन सा होता है आपका, सॉलिड स्टेट मटेरियल होता है, वैसे लेजर कहलाते हैं आपके सॉलिड स्टेट लेजर। इसके एग्जांपल है रूबी लेजर और दूसरा है ND-YG लेजर। ये हम सेपरेट पढ़ेंगे बाद में, ये इसके एग्जाम्पल है जस्ट। दूसरा कैटेगरी है आपका गैस लेजर, मतलब ऐसे लेजर जिसमें एक्टिव मीडियम एज ए गैसियस मीडियम होता है, उन पर्टिकुलर लेजर को हम क्या कहते हैं, गैस लेजर कहते हैं। जिसमें लिक्विड होता है उसमें लिक्विड कहते हैं, और जिसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर। तो हमारे सिलेबस में एक्टिव मीडियम वाले लेजर है, और उसमें भी 2 कैटेगरी के लेजर हमको पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको सॉलिड स्टेट लेजर, और दूसरा पढ़ना है आपको क्या, गैस लेजर। मीन्स सॉलिड के 2 एग्जाम्पल है, एक रूबी लेजर, दूसरा ND-YG लेजर। गैस के 2 एग्जाम्पल, एक हीलियम नियॉन लेजर और दूसरा क्या, CO2 लेजर। कुल मिला के हमें कितने लेजर पढ़ना है, 4 लेजर पढ़ना है। रूबी लेजर, ND-YG लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, CO2 लेजर। तो कल से हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो रूबी लेजर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ND-YG लेजर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर, और फिर पढ़ेंगे हम क्या, CO2 लेजर। तो इस प्रकार 4 लेक्चर में लेजर का टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। अभी तक हमने पूरे बेसिक कंसेप्ट पढ़े। बेसिक कंसेप्ट आपको जब तक क्लियर नहीं होगा किसी भी लेजर को आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। इसलिए कल हम जब रूबी लेजर पढ़ेंगे तब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो आप पढ़ के आना, तभी पढ़ने में समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब मेरा जस्ट इंट्रैक्शन है, मैं अभी
म्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दे रहा हूं। जो भी बोलना चाहे मेरे क्वेश्चन का आंसर, अपने आप को अनम्यूट कर लेना। और कोई और बोल रहा है और आप भी बोलना चाहते हो तो चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले कोई पूछे कि व्हाई वी कैन नॉट यूज 2 लेवल पंपिंग स्कीम टू एक्सप्लेन लेजर वर्किंग, तो उसका आंसर यदि कोई देना चाहे तो अपने आप को पहले अनम्यूट कर लेना या चैट बॉक्स में मेंशन कर देना। अभी मैंने ओपन टू ऑल किया है। पहले मैं आपको क्वेश्चन देता था कि एनीवन? यस सर। चंदन सबसे पहले, फॉरएवर है ना। चंदन के लिए क्लेप करना चाहूंगा मैं सबसे पहले कि वो अभी तक जो इतना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है क्लास में, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट है, चंदन है, संदीप है और 4-6-7 स्टूडेंट जो है, तो बाकी से भी उम्मीद करूंगा कि अपने आप को एक्टिव रखे क्लास में। हाँ चंदन। यस सर। सर उसको यूज इसलिए नहीं कहता है कि सर जब जो एटम होता है सर E1 और E2 एनर्जी लेवल होता है सर, तो एनर्जी E1 में सर जो एटम होता है उसमें सब एनर्जी बाहर से दिया जाता है सर, तो ग्राउंड लेवल में चला जाता है। और यहाँ पे सर। हाँ बोलते जा। अच्छा, मतलब N1 इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाती है। यस सर, और वो जो कंडीशन को इंस्टिमुलेटेड कंडीशन को सर फॉलो नहीं करता है, बस इन्वर्सन पॉपुलेशन इन्वर्सन को सर N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए वहाँ पे। गुड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब यस आप सर। अपने आप को म्यूट कर लो। नेक्स्ट कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर लेना कि कोई आपसे पूछे कि मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, तो कौन आंसर देना चाहेगा? अपने आप को अनम्यूट कर लेना। स्टेबल स्टेट होती है थोड़े टाइम के लिए। एक मिनट अपना नाम बताए पहले तो। वरुणा, हाँ ठीक है वरुणा। सर मेटा स्टेबल स्टेट एक स्टेट होती है जो जो थोड़े टाइम के लिए स्टेबल स्टेट बन जाती है। ओके, है ना। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह हायर एनर्जी स्टेट जिसका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और इतना सफिशिएंट होता है कि वहां पे हम कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं? स्टिमुलेटेड रेडिएशन। ठीक है, गुड। थर्ड क्वेश्चन है ना। अब आप दोनों मत बोलना, किसी थर्ड के लिए है ना क्वेश्चन, है ना, कि 3 लेवल पंपिंग स्कीम का जो रिजल्टेंट लाइट है वो पल्स में मिलता है और 4 लेवल का कंटिन्यूस में मिलता है। इसका रीजन आप दोनों को छोड़ के कौन बताना चाहेगा? सीताराम आप भी छोड़ देना क्योंकि आपने एक राइट, हाँ अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने ऑप्शन दे दिया है। शैलेन? क्योंकि सर 4 लेवल स्टेट में 2 मेटा स्टेट होती है और 3 में सर सिर्फ एक ही रहती है, जिससे कि अपन को एक्साइटेड करने में काफी समय लग जाता है। और नहीं कैसे बताएंगे उसको अपन? सर 3 लेवल पंपिंग स्कीम में जो एटम रहते हैं वो लोअर इसमें रहते हैं और 4th वाले इसमें अपर इसमें रहते हैं, तो जिससे अपर वाले में से वो निकालना, एटम्स निकालना इजी रहता है, जिसकी मतलब वजह से वो कंटिन्यूअस होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं इसको कि अच्छा 1 मिनट से कम बचा है, जल्दी खत्म हो जाएगी, जितना सुन पाओ सुन लेना, नहीं तो फिर अपन बता देंगे कि आफ्टर स्टिमुलेटेड एमिशन 3 लेवल पंपिंग स्कीम में आपका जो एटम है ग्राउंड स्टेट में जाता है और 4 लेवल स्कीम में ग्राउंड स्टेट से अपर लेवल में कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाता है। तो जब फिर से हमें प्रोसेस को इन्वॉल्व करना है तो एक केस में आपका ग्राउंड स्टेट में होता है, दूसरे केस में ग्राउंड से अपर लेवल में होता है। तो जो ग्राउंड से अपर लेवल वाला जो एटम है उसको बिना टाइम कंज्यूम किए हम कहाँ कर सकते हैं? एक्साइट कर सकते हैं। इसलिए पल्स फॉर्म आपका 3 लेवल में प्रोड्यूस होता है, 4 लेवल में प्रोड्यूस नहीं होता है ना। तो और एक लास्ट क्वेश्चन यदि सुन पाओ तो, यदि मीटिंग खत्म होने के पहले, कि कोई आपसे पूछ ले कि नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन क्या है? एनीवन जल्दी बता दो, खत्म होने के पहले। खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं।